हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? और हमने वेक्टर्स के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए। आज हमारा फाइनल पार्ट है। मैंने वैसे सोचा था कि मैं 2 ही वीडियोस में कंप्लीट कर दूं, लेकिन वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बन रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इसको 3 में कर देते। तो दिस वन इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ वेक्टर, नॉट यूनिट 4 का लास्ट ये पार्ट नहीं है, बट ये वेक्टर का लास्ट पार्ट है। इसमें मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी ले रही हूँ ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और उसके अलावा अगर आपको भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और मिलते हैं तो आप सॉल्व करना। अगर किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसका सोल्यूशन लेके आऊँगी, चाहे शॉर्ट में चाहे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो नेक्स्ट थिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ देखो, वैसे तो सिंपली अगर मैं इसका स्टेटमेंट भी लिख दूँ ना तो वो भी इनफ होता है, इसके डेरिवेशन की इतनी नीड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा करा देती हूँ फॉर माई सेटिस्फेक्शन। तो लेट्स से वी हैव अ ट्राइंगल, दिस इज साइड ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ए के सामने वाला एंगल होता है अल्फा, बी के सामने वाला एंगल बीटा, सी के सामने वाला एंगल गामा। तो ये जो क्वेश्चन है वो ये जो लॉ है वो बोलता है कॉस एल्फा इक्वल्स टू, कॉस एल्फा की बात कर रही हूँ मैं इसकी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। उसी टाइप से अगर मैं बात करूँ कॉस बीटा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और कॉस गामा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। कॉस एल्फा की वैल्यू, इसके अलावा एल्फा किसके सामने का एंगल है? ए के सामने का एंगल है, तो उसके अलावा जो भी टर्म होती है बी और सी उनका स्क्वायर कर दो, माइनस एल्फा है तो ए का स्क्वायर, माइनस में आपको वो टर्म लेनी है जिस एंगल की अपन बात कर रहे हैं, अपॉन 2bc। ये जो तीनों के तीनों होते हैं, अब इनको हमको डेराइव करना है। तो डेराइव करने के लिए ठीक है, चलो ये जो लॉ होते हैं ना वो किसी भी ट्राइंगल, फॉर एनी ट्राइंगल दिस लॉ इज वैलिड। तो हम लोग वेक्टर की बात करते हैं कि अगर हम वेक्टर के केस में इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा। तो ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, और ये जो चीज़ होती है ना इसको, ये हमारा होता है रिजल्टेंट। ऐसे ही होता है ना कि एक ट्राइंगुलर लॉ जब हमने पढ़ा था तो हमने यही चीज़ पढ़ी थी ना, दो हमारे पास जो साइड्स है ट्राइंगल की, आप ऑर्डर में ले लो ए बी, और फिर जो तीसरी साइड होगी वो ऑपोजिट ऑर्डर में होगी, मतलब ये ऐसे नहीं होकर ऐसे है, तो वो क्या शो करती है? रिजल्टेंट। तो इसका मतलब आर इक्वल्स टू क्या होता है? ए प्लस बी, ठीक है। और इसको मैं लिख सकती हूँ ए प्लस बी, थोड़ा स्पेस बनाते हैं हम लोग, इसको मैं लिखती हूँ ए प्लस बी माइनस आर इक्वल्स टू 0 लिख सकती हूँ मैं। अब माइनस आर, अगर मैं इसकी डायरेक्शन ऐसे कर दूं तो वो माइनस आर हो जाएगा, मतलब कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो ये ए ये बी, और अगर ये डायरेक्शन ऐसे होगा ना तो ये क्या हो जाएगा? माइनस आर होगा, बिकॉज आर हमारा ऐसे होता है। तो इस माइनस आर को लेट्स से मैं बोल देती हूँ सी, तो मैं लिख दूंगी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। मैंने ऐसा किस लिए लिखा है आप खुद सोचो। हम लोग बात कर रहे हैं ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल के अंदर अगर मैं वेक्टर्स के से कोई ट्राइंगल बन रहा है ना, तो अगर मुझे तीनों साइड लेनी तो तीनों सेम ऑर्डर में होनी चाहिए, लेकिन हमारा ट्राइंगुलर लॉ बोलता है कि ऑपोजिट ऑर्डर वाली जो होती है वो रिजल्टेंट शो करती है ऐसे, वो होता है ए प्लस बी। तो अगर मुझे सी लाना है ना तो इसी ऑर्डर में लाना पड़ेगा, सेम ऑर्डर में, और वो क्या होगा? रिजल्टेंट का ऑपोजिट, दैट इज माइनस आर। तो इस माइनस आर को हमने बोल दिया सी, तो हमने लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो सी है ना वो क्या है? माइनस आर, मतलब रिजल्टेंट के नेगेटिव के बराबर है, और इसके ऑर्डर सेम होगा, जो इन तीनों का ऑर्डर है वो सेम हो जाएगा, हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। अब यहाँ पे आप ये चीज़ कर लो, इसको मैं इन सारी चीज़ों को मैं हटा देती हूँ और मैं बनाती हूँ यहाँ पे बड़ा सा ट्राइंगल। देखो ये हो जाएगा ए, ये बी और ये सी। ए के सामने वाला एंगल अल्फा, बी के सामने वाला एंगल बीटा, और ये हो जाएगा गामा। अब ए इक्वल्स टू माइनस बी प्लस सी, हो सकता है ऐसा, दोनों साइड स्क्वायर कर लेती हूँ। ए का स्क्वायर इक्वल्स टू
बी प्लस सी का स्क्वायर, माइनस है तो वो तो प्लस हो जाएगा। इसको आप आगे लिखो तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। हमको पता है ना कि जब हम लोग वेक्टर का स्क्वायर करते हैं इसका मतलब रिजल्टेंट, दो वेक्टर का ऐड मतलब उसका रिजल्टेंट वो किसके बराबर आता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और बी और सी के बीच का एंगल ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। अब इनके बीच का एंगल, तो अब यहाँ से आप एंगल निकालो बी और सी, तो बी और सी के बीच का एंगल हम लोग अल्फा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, एक का टेल है, एक का टेल है और एक का क्या है, हेड है। तो टेल और हेड के बीच का एंगल काउंट नहीं होता। एंगल कौन सा होता है, या तो टेल टू टेल हो या फिर हेड टू हेड हो। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं आगे, तो ये वाली हो जाएगी हमारी सी, और ये जो एंगल होगा ना वो क्या होगा, वो होगा हमारा बी और सी के बीच का एंगल। तो आप देखो अगर मैंने इसको आगे बनाया तो टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री। ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा। होगा या नहीं होगा, होगा। तो हम इसको लिख देंगे, और एंगल कितना होता है, कॉस होता है, कॉस 180 माइनस अल्फा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना ये पढ़ने के लिए आप जो पिछले वाला वीडियो उसमें रिजल्टेंट और इसमें आगे की साइड रिजल्टेंट निकलना हमने बताया, तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। कॉस 180 माइनस अल्फा आता, दैट इज माइनस का कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा हो गया। अब आप लोग, हम लोग कहाँ लिखे इसको, चलो इसको हम लोग हटा लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, हम लोग चेंज कर लेते हैं साइड्स, 2bc कॉस अल्फा इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और इस टाइप से कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये वाला और ये वाला सेम है या नहीं है, देखो यहाँ पे हमने कैपिटल ए लिया इसलिए हमको कैपिटल ए की टर्म में आया। अगर हम स्मॉल ए बी सी लेते ना स्मॉल ए की टर्म में आता, लेकिन ये चीज़ प्रूव हो गई ना। ठीक है, देखो इसका डेरिवेशन कहीं नहीं आने वाला है, मैंने सिर्फ एक समझाने के लिए आपको बताया। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपको ये फॉर्मूला लगाना है, दूसरी थी एंगल कैसे लेना है। देखो पूरे के पूरे वेक्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है ना कि आपको एंगल कैसे लेना है, चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंगल आपको हमेशा या तो टेल टू टेल लेना या फिर हेड टू हेड लेना। टेल और हेड के बीच का एंगल आप नहीं ले सकते। अगर ऐसा सिचुएशन आती है तो आप एक को वेक्टर को आगे बढ़ा दो, उससे टेल कनेक्ट हो जाएगी, फिर आप टेल से टेल के बीच का या फिर हेड से हेड के बीच का एंगल ले सकते हैं। तो इसी टाइप से हमने करा, ये हमारे पास आ गया। इसी टाइप से कॉस बीटा आ जाएगा, वो कितना होगा, वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और उसी टाइप से क्या आ जाएगा, कॉस गामा, वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2ab। ये तीनों के तीनों डेरिवेशन हमारे आ जाएंगे। और इसको हमने कोसाइन लॉ इसलिए बोला है बिकॉज ये कॉस की टर्म में आ रही है एंगल, और ये ना किसी भी ट्रायंगल के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं है कि हमको ये पर्टिकुलर एंगल्स चाहिए, दो साइड इक्वल होनी चाहिए, एंगल इतना होना चाहिए, नहीं, इट इज़ वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो ये होता है हमारा कोसाइन लॉ। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं साइन लॉ। उससे पहले मैं इंक डाल देती हूँ, और जब तक मैं इंक डाल रही हूँ आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ वीडियोस कैसे लग रहे हैं। कहीं किसी टॉपिक में जो चैप्टर मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, 2 चैप्टर्स करवा चुकी हूँ, उसमें कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताना। देखो अभी भी टाइम है, फिर पता पड़ा आप एग्ज़ाम टाइम में पढ़ने बैठे हो और उस टाइम आ रही है प्रॉब्लम, तो उस टाइम पे सबको प्रॉब्लम आएगी, सबको प्रॉब्लम आएगी। और एक एक का इंडिविजुअल टॉपिक का वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अभी जो मैंने लेटेस्ट यूनिट पढ़ा है उसको पढ़ लो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता दो, तो मैं शॉर्ट्स में वीडियो में कैसे भी एक क्वेरी वाला अलग से मैं एक वीडियो बना दूँगी, उसके अंदर सबको जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी की सारी प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आता है साइन लॉ। अब इसका मैं डेरिवेशन नहीं करवाऊंगी बिकॉज एक्चुअल में ये चीज़ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने कोसाइन लॉ भी करवाया ना उसका डेरिवेशन कहीं आपको नहीं पूछने वाले, चाहे वो नीट जेईई की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे उसकी बात कर रहे हो,
क्या बोलते हैं फाउंडेशन जो क्लासेस होती है, मतलब बोर्ड क्लासेस है, उसकी बात कर रहे हो, तो कहीं पे भी डेरिवेशन नहीं पूछने वाले। अगर आपको पूछेंगे या तो डायरेक्ट फार्मूला पूछेंगे, अगर डायरेक्ट फार्मूला नहीं आ रहा तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन डेरिवेशन नहीं आने वाला है। अब ये साइन लॉ क्या बोलता है, सेम चीज़ है, एक ले लो ट्रायंगल, ये साइड ए हो गई, ये बी हो गई, सी हो गई, ए के सामने वाला अल्फा, बी के सामने वाला बीटा, सी के सामने वाला गामा। तो ये एंगल बोलता है, ए साइड है ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गामा। बस ये लॉ इतना ही बोलता है। ठीक है, तो ये होता है साइन लॉ कि आप किसी भी एंगल में, अगर आपको किसी भी ट्रायंगल में अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल की वैल्यू दे रखी है और साइड्स की वैल्यू दे रखी है, मतलब 2 की दे रखी है, तीसरे की नहीं दे रखी है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं बिकॉज ये सारी की सारी वैल्यूज इक्वल होते हैं। एंड दिस इज वैलिड फॉर अगेन एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो उसके लिए ये वैलिड रहेगा, इसमें कोई भी रूल्स वगैरह नहीं है। तो ये होता है हमारा साइन लॉ। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है विच इज कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ये वो वाले कंपोनेंट्स नहीं है साइन अल्फा और कॉस बीटा जो हमने पढ़े थे, वो तो रिजॉल्विंग करने वाला था। ये टॉपिक सीबीएसई में नहीं है और आई गेस नीट जे में भी आपको शायद ही पढ़ा है, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन भी आते हैं और मतलब ट्रस्ट मी हायर लेवल पे भी इसमें अभी तक क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग ये पढ़ते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ, इस पे मैं आपको न्यूमेरिकल बी करवाऊंगी। इसका मतलब क्या है, ये ए है, ये बी है और ये बीच का एंगल थीटा है। अब मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है कंपोनेंट ऑफ ए का कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में। हमने ये चीज़ देखी थी कि जब ए और बी का हम लोग इस टाइप का बीच में एंगल हो और हमको इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं ना, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए। अब इस ए वेक्टर का कंपोनेंट हमको निकालना है बी की डायरेक्शन। मैंने क्यों चेंज किया, बिकॉज ये कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये वाली या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी। अगर ये ऐसी डायरेक्शन ले देना तो फिर उसको हमको फिर से रिजॉल्व करना पड़ेगा, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैंने वेक्टर्स को चेंज कर लिया, बिकॉज हमको ये वाली डायरेक्शन निकालना ईजी होता है। अब मुझे इसका कंपोनेंट निकालना है इसकी डायरेक्शन में। तो जब हमने रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स को पढ़ा था ना, तब हमने पढ़ा था कि अगर थीटा की डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं ना, एक तो होती है ये वाली डायरेक्शन और एक होती है ये वाली। अगर हम लोग थीटा की डायरेक्शन में जाते हैं तो वो कॉस वाला कंपोनेंट होता है और ये वाला साइन वाला कंपोनेंट होता है। तो हम ए का निकाल रहे हैं इसकी डायरेक्शन में, तो कंपोनेंट क्या होगा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा होगा। लेकिन हम डायरेक्शन की भी बात करें, अगर मैं सिर्फ ए कॉस थीटा लेती हूँ ना, तो ये तो क्या हो जाएगा, बिकॉज ए मैग्नीट्यूड है, थीटा की वैल्यू भी स्केलर क्वांटिटी होगी, तो ये तो एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। हमको डायरेक्शन कहाँ मिलेगी, लेकिन हमको क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्शन ऑफ बी, तो हमको इस डायरेक्शन में लेना है, तो इसलिए हम लोग लिख देते हैं बी कैप। हमने बी एरो नहीं लगाया बिकॉज हमको डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन के लिए हमको क्या चाहिए होता है, कैप चाहिए होता है। ओके, अब नेक्स्ट आती है कॉस थीटा। हमको पता है ए डॉट बी इक्वल्स टू कितना होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो इससे हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ये अलग से चीज़ है, ये हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हो जाएगी कॉस थीटा की वैल्यू। फिर आती है डायरेक्शन। हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर में कि यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन बताता है वो कितना होता है, ए मॉड्यूलस ऑफ ए। पीछे जाके वीडियो में चेक करना, ये मैंने पढ़ाया है कि अगर हमको डायरेक्शन निकालनी है ना, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, बिकॉज किस लिए, हम वेक्टर को क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। तो ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड होता है ये, डायरेक्शन होता है ए कैप, और इससे निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, बी है ना हमारे पास, तो हो जाएगा बी डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ बी, ये हो जाएगी डायरेक्शन। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज़ से आप ये चीज़ कट कर सकते हो, इसके अलावा कहीं पे कुछ कट नहीं हो रहा है,
तो कंपोनेंट क्या आएगा, ये आएगा ए बी अपॉन बी का स्क्वायर, दोनों का दोनों मॉड्यूलस है मतलब मैग्नीट्यूड है, तो हम स्क्वायर ले सकते हैं, और अगेन बी कैप, ये हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। अब हमको निकालना है कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अब हमको ऑपोजिट चीज निकालनी है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, बीच का एंगल थीटा। हमको निकालना है कंपोनेंट ऑफ बी, मतलब इसका कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा बी कॉस थीटा होगा ना, थीटा की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एंगल ये होगा। अब आप ये चीज़ सोचो ना कि मैंने इधर ए क्यों लिया है उधर बी क्यों लिया है, तो लेट्स से कि हमने इधर ए लिया है, तो अब हमको कंपोनेंट किसका निकालना है, ए का निकालना है, सॉरी बी का निकालना है। अगर मैं इसको ऐसे लेती हूँ बी ए, और मुझे निकालना है कंपोनेंट ऑफ बी ए के डायरेक्शन में, मैं इधर घुमा दूंगी आएगा कॉस थीटा, लेकिन ये कौन सी डायरेक्शन है हमको नहीं पता, क्या डायरेक्शन ले, आई कैप ले, जे कैप ले, के कैप ले, कौन सी डायरेक्शन है हमको नहीं पता। अगर हमको एक्स वाई जेड में दे रखा होगा तो हमारे लिए ज़्यादा इजी नहीं होगा सॉल्व करना, इसीलिए मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, और हमको निकालना है कॉम्पोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये हो जाएगी डायरेक्शन ए कैप। सेम चीज़ है, ये मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, स्केलर प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये ए इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा ऐसे। अब ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, ए स्केलर प्रोडक्ट बी डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए का स्क्वायर एंड ए वेक्टर, ये हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो बस इससे ज़्यादा वेक्टर में कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी कुछ भी नहीं है। हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, हमने टाइप्स पढ़ लिए, हमने रिजॉल्व कैसे करना है वो पढ़ लिया, उसका डेरिवेशन तक कर लिया, उसके बाद में हमने स्केलर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ ली, एक एक एग्जांपल लेके समझ भी लिया, उसके बाद में हमने कोसाइन लॉ साइन लॉ पढ़ लिया और एक कॉम्पोनेंट्स भी पढ़ लिया। अब जो चीज़ बचती है ना वो बचती है न्यूमेरिकल्स एंड ओनली न्यूमेरिकल्स। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो है वो 2019 में भी आ चुका है, 2021 में भी आ चुका है, 2022 में भी आ चुका है जेईई के एग्जाम में, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, ठीक है, ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, हमको डायरेक्शन नहीं पता क्या है। इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 times ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ओके, सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने लिख दिया, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है वो मुझे पता है, मैंने लिखा नहीं है। अब आप देखो कि आपको एंगल निकालना है, तो इसका मतलब आपको कुछ ऐसी फॉर्म में इसको लाना है कि इसके बीच का थीटा हमको इक्वेशन में मिले। तो हमको पता है कि जब भी हम लोग दो वेक्टर का सम का स्क्वायर करते हैं ना, विच इज रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ, देखो एक साइड स्क्वायर करने से तो काम चलेगा नहीं, तो ऑब्वियसली बात है मुझे दोनों साइड करूँगी तो मुझे cos थीटा की कुछ टर्म तो मिलेगी। हमको एंगल अभी भी नहीं पता, लेकिन हम लोग ट्राई तो कर सकते हैं, तो चलो ट्राई करते हैं। हम इसका मैं स्क्वायर करूँगी तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2ab cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए माइनस बी होता है तो माइनस आता है ना, बिकॉज cos थीटा कितना हो जाता है 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 8ab cos थीटा। अब हमको क्वेश्चन में गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब ए इक्वल्स टू बी, तो हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ले लेते हैं हम लोग ए, तो ये बी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, बी की जगह हमने सब जगह ए कर दिया है, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अगेन
एंड माइनस 8a² कॉस थीटा। आप इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2a² और ये हो जाएगा 8a² ना, सॉरी इसको ही लिखते हैं 2a² कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 8a² माइनस 8a² कॉस थीटा। जो साइड कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लो, तो मैं a² वाली टर्म को इधर ला रही हूँ, तो हो जाएगा 8 + 2 10, 10a² कॉस थीटा इक्वल्स टू 8 - 2 6a², a² से a² कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा 6/10 विच इज़ 3/5। सो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3/5। मिल गया हमको थीटा की वैल्यू, और हमको वही निकालना था द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और ये जो थीटा है वो ए और बी के बीच का ही एंगल, ए बी कॉस थीटा लिखा है, विच इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और ये आ रखा है 2022 में, आई गेस आ रखा है किसी एग्जाम में 2021 होगा, 2022 होगा, पर ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से है। अब इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो अगर मैं मान लूँ ये मेरा वेक्टर बी है और ये मेरा वेक्टर ए है, मुझे पूछा है कि ए का प्रोजेक्शन बी पर कितना होगा। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे जो न्यूमेरिकल से जस्ट पहले वाला जो टॉपिक था विच इज़ कॉम्पोनेंट्स, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर बी कैप की डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट निकालना हो, ए की डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट निकालना, एक्जैक्टली वही क्वेश्चन है, हमको ए को बी की डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ए इसकी टर्म में बी की साइड कौन सा होगा, कॉस थीटा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। अगर मैं इसका इस फैक्टर का कॉम्पोनेंट इधर निकालूँ तो ये ए कॉस थीटा होगा, और डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली विच इज़ बी कैप। ये हो सकता है। अब हमको इसको कैसे सॉल्व करना है, हम ए लिख देंगे और ए कॉस थीटा, सॉरी दिस इज मैग्नीट्यूड, ए हो जाएगा, और कॉस थीटा लिखना है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डॉट बी अपॉन ए एंड बी, और बी कैप डायरेक्शन है विच इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर अपॉन इसका मॉड्यूलस, दैट इज इसका जो वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा। अब आप देखो मैं इस ए से इस ए को कैंसिल कर सकती हूँ, तो ये आगे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ बी का स्क्वायर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी वेक्टर। अब सिंपली आपको सॉल्व करना है, ए कितना दे रखा है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, डॉट ये डॉट प्रोडक्ट दे रखा है स्केलर प्रोडक्ट, और बी दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ बी का स्क्वायर, और बी वेक्टर विच इज आई कैप प्लस जे कैप। अब आप देखो सबसे पहले हम यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ बी निकाल देते हैं, तो बी वेक्टर हमको कितना गिवन है, आई कैप प्लस जे कैप, तो मॉड्यूलस ऑफ बी क्या होगा, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर। देखो इसके आगे जो टर्म होती है ना, हम नॉर्मली वेक्टर को कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो ये x और y होती है ना, इसी का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे x की जगह हम 1 लेंगे, कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज √2 होगा। और अगर मॉड्यूलस ऑफ b का स्क्वायर निकाले तो ये 2 हो जाएगा ना, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। और यहाँ हमको अब क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट करना है, i से i 1 हो जाएगा, प्लस j से j 1 हो जाएगा, k पीछे वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब 0 है, तो 0 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, तो ये 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और सिंपली हमारा रिजल्ट क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप, ये इसका रिजल्ट होगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो कंपोनेंट्स वाला टॉपिक है ये आप न्यूमेरिकल में सॉल्व करके, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला पता होता तो इतना आपको नहीं करना पड़ता, आप सीधा फार्मूला लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन के अंदर हमको ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, A1 का, सॉरी दिस इज A1 का मैग्नीट्यूड गिवन है, A2 का मैग्नीट्यूड गिवन है, A1 प्लस A2 का मैग्नीट्यूड गिवन है, और हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं, उसकी वैल्यू क्या आती है, हमको गिवन है 2A1 प्लस 3A2, स्केलर प्रोडक्ट है 3A1 माइनस 2A2। यहाँ पे हमको डॉट प्रोडक्ट करना है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो गड़बड़ अगर आप कोई कर सकता है तो वो ये कर देगा कि 2A1A2, तो ये लिख देगा इसको 6A1 का स्क्वायर, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या लिख दोगे,
A1 A2, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इनके बीच का एंगल लेना पड़ेगा। नॉर्मली जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, तो हम एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर से करते हैं, मतलब इसके अंदर पूरा होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। और यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है पूरे के पूरे वेक्टर को ही, हमको यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर यूनिट वेक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन लिखते हैं ना कि अगर आई डॉट आई आता है तो हम लोग इसको 1 लिखते हैं, बिकॉज इनके बीच का एंगल क्या होता है, 0 होता है। लेकिन यहाँ हमको A1 और A2 के बीच का एंगल नहीं गिवन है, तो हमको इसको लेके चलना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 6A1 का स्क्वायर। A1 और A1 के बीच में ऑब्वियस सी बात है एंगल कितना होगा, 0 ही होगा, तो उसकी वैल्यू 1 होगी, इसलिए वो हम नहीं लिख रहे। प्लस इसको अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस का 4A1 A2 कॉस थीटा। हमको लेना पड़ेगा, हमको एंगल की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमको पता है कि कुछ ना कुछ इसका एंगल होगा, ओके। और नेक्स्ट हो जाएगा प्लस, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9A2 A1, और ये हो जाएगा माइनस का 6A2 का स्क्वायर। ओह सॉरी, यहाँ पे मैं एंगल लेना भूल गई। ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का 6A2 स्क्वायर। अब आप लोग इनको ऐसे लिख सकते हो, 6A1 स्क्वायर माइनस 6A2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 5A1 A2 कॉस थीटा, ठीक है। ये हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हमारे पास A1 की वैल्यू है, A2 की भी वैल्यू है मैग्नीट्यूड की, लेकिन हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू नहीं है, तो हमको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हमको ये गिवन है, हमको गिवन है A1 प्लस A2 का मैग्नीट्यूड है कितना, 5। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ, जब भी A1 प्लस A2 A1 माइनस A2 देखे ना, तो आप स्क्वायर कर दो, क्योंकि पता है कि जब आपको एंगल की बात करिए ना, तो एंगल तभी आएगा जब हम लोग उसका स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 25 हो जाएगा। A1 स्क्वायर की वैल्यू लिख दो 9, प्लस A2 स्क्वायर की वैल्यू जाएगी 25, प्लस 2 × 3 × 5 कॉस थीटा इक्वल्स टू 25। 25 से 25 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 15 30 कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस का 9, और कॉस थीटा उगा जाएगा -9/30। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन की वैल्यू हमको इसके अंदर लिखनी है, तो ये क्या हो जाएगा, 6A1 स्क्वायर, देखो A1 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 × 9 माइनस 6A2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर कितना है 25, प्लस का 5A1 A2 कितना हो जाएगा 3 × 5 15, और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है -9/30। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 and 2। देखो ये चीज़ हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप मल्टीप्लाई कर दो, 54 माइनस 150, और ये माइनस का हो जाएगा, ये आप ऐसे कर दो 2, तो हो जाएगा माइनस का 45 डिवाइड बाई 2। इसको और सॉल्व करो तो हो जाएगा 54 माइनस 150 माइनस 22.5, और इसको अगर मैं आगे और सॉल्व करती हूँ ना, तो ये कितना हो जाएगा -172 माइनस 52, हाँ ओके, ये हो जाएगा -118.5। ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट, और ये इक्वल्स टू है, इसकी वैल्यू है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन में चेक करना है कि कौन सी डेटा गिवन है। देखो सिर्फ आप इसको देख के ना नॉर्मल A1 A2 थीटा लोगे नहीं, वैल्यू निकाल के रख दोगे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ये दो वेक्टर्स है, वेक्टर्स के बीच का एंगल हो गई। जब हम लोग नॉर्मल स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं, हम यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, यूनिट वेक्टर आई डॉट आई जे डॉट जे, लेकिन यहाँ पे हमको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में नहीं, हमको वेक्टर की ही फॉर्म में गिवन है, तो हमको थीटा लेना पड़ेगा। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर हमको एक क्यूब दे रखा है, क्यूब ऑफ साइड ए, ईच साइड जो है वो ए है, और हमको ये जो एक प्लेन है ना, इसके सेंटर पे पॉइंट जी दे रखा है, और दूसरा प्लेन देखो, ये वाला जो प्लेन है ना, ये है जेड, मैं इनको नंबर दे देती हूँ, इसको लिख देती हूँ OABC, एम आई राइट, यस। और एक प्लेन हमने ले लिया है साइड वाला, तो हमको इस प्लेन के सेंटर में, और इस प्लेन का जो सेंटर है ना,
इनके बीच में एक वेक्टर कनेक्टेड है जी एच, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और ये दोनों पॉइंट प्लेन के सेंटर में, अगर इसकी बात करूँ तो इस प्लेन की और इसकी बात करूँ तो इस प्लेन की, ये हो जाएगा ओ सी डी ई, ये तो सी ही रहेगा, ठीक है। तो एक हम बात करें इस प्लेन की और एक हम लोग बात करें इस प्लेन की। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अंदर हम क्या कर रहे थे, हमने एक पॉइंट लिया था यहाँ, एक पॉइंट लिया था यहाँ। वो अलग बात है कि उस टाइम वो दोनों के दोनों पॉइंट एक ही प्लेन में थे, लेकिन यहाँ हम लोग डिफरेंट प्लेन्स की बात कर रहे थे और हमको ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना था। तो उसी टाइप से हम लोग इसमें भी करते हैं, हम लोग ले लेते हैं, हमको देखो ये एरो की डायरेक्शन भी क्वेश्चन में गिवन है कि ये है, तो अगर ये वेक्टर ऐसे होगा, डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, और ये ऐसे होगा, तो अब आप देखो कि यहाँ पे रिजल्टेंट कौन सा होगा, ये और ये सेम ऑर्डर में जा रहे हैं और ये ऑपोजिट ऑर्डर में जा रहे हैं। जब रिजल्टेंट होता है तो क्या होता है, फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड, तो इसका मतलब ये जो वेक्टर है ना वो हमारा रिजल्टेंट है। तो इससे हम लोग अगर हम लोग ले ट्राइंगल ओ जी एच, तो उसके अंदर क्या होगा, दिस इज रिजल्टेंट विच इज ओ एच इक्वल्स टू सम ऑफ ओ जी प्लस जी एच, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, जी एच निकालना, तो हम लोग लिख देंगे जी एच इक्वल्स टू ओ एच वैक्टर माइनस ओ जी वैक्टर। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल आप ट्रायंगुलर वाला लॉ ले लो, ट्रायंगल लॉ लगा दो, दो एरोज सेम ऑर्डर में जा रही है और थर्ड ऑपोजिट में जा रही है, तो उसका मतलब अगर मैं सेम ऑर्डर में लेती ना, देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये भी ऐसे होने चाहिए, लेकिन ये ऑपोजिट ऑर्डर में ऐसे, तो इसका मतलब ये क्या है, रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट ही तो ऑपोजिट ऑर्डर में होती है। हो गया ये चीज़। अब यहाँ पे हम लोग प्लेन बात करते हैं, प्लेन की ओ ए बी सी, तो हम लोग लिखते हैं प्लेन ओ ए बी सी। तो यहाँ पे मुझे निकालना है वेक्टर ओ जी। तो वेक्टर ओ जी क्या होगा, देखो इसके अंदर कौन से दो एक्सिस की बात कर रखी है, जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। और यहाँ पे ये देखो, ये ऐसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स, अगर मैं लिखूँ कुछ ऐसे। अब मैंने बोला कि ये सेंटर में है, तो इसका मतलब अगर ये साइड ए है तो ये क्या होगा, a/2 होगा। उसी टाइप से ये पूरी साइड ए है तो ये क्या होगा, a/2 होगा ना, बिकॉज ये जो पॉइंट है वो एकदम प्लेन के सेंटर में है। तो अगर मुझे ओ जी का निकालना है ना, तो मुझे इस टर्म में लिखना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कोई भी वेक्टर इसी फॉर्म में होती है। अब आप देखो कि अगर मैं बात करूँ ओ ए बी सी, तो इसके अंदर कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है और एक्स एक्सिस है। यहाँ पे वाई एक्सिस की कोई बात नहीं कर रखी है, तो ये वाई वाली जो टर्म है ना वो हट जाएगी। तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप। अब आपको देखना है एक्स एक्सिस में इसकी वैल्यू, ये वाली हमारी एक्स एक्सिस वैल्यू कितनी आ रही है, a/2, तो ये हो जाएगा a/2 आई कैप प्लस जेड में, देखो जेड में भी कितनी वैल्यू आ रही है, a/2, सेंटर में है इसलिए a/2 ले रहे, ये हो जाएगा के कैप। तो हमारे पास ओ जी वैक्टर की वैल्यू आ गई। अब हमको ओ एच की निकालनी है, तो हम लोग लिख देते हैं प्लेन में ओ सी ई डी, प्लेन ओ सी ई डी, और इसके अंदर हमको ओ एच निकालना। तो सेम चीज़ देखो, ये जेड एक्सिस पे वैल्यू a/2 और ये वाई एक्सिस पे वैल्यू a/2। तो हम लोग लिख देंगे कौन सी दो एक्सिस है, ओ एच है ना, हाँ, ओ एच इज इक्वल्स टू कौन सी दो एक्सिस हो रही है, एक हो जाएगा वाई एक्सिस, तो हो जाएगा a/2 जे कैप प्लस ये कौन सी है, जेड, तो ये हो जाएगा a/2 के कैप हो जाएगा। अब हमको इन दोनों की वैल्यू रखनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, जी एच वैक्टर इक्वल्स टू ओ एच वैक्टर। ओ एच वैक्टर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे गिवन है a/2 जे कैप प्लस a/2 के कैप माइनस ओ जी वैक्टर वैल्यू कितनी है, a/2 आई कैप एंड माइनस a/2 के कैप। अब के कैप वाली वैल्यू से के कैप वैल्यू कैंसिल हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, जी एच इक्वल्स टू a/2 जे कैप माइनस a/2 आई कैप, या फिर हम लिख सकते हैं जी एच इक्वल्स टू a/2 कॉमन ले लो और ये हो जाएगा जे कैप माइनस आई कैप। ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट।
इसके अंदर कंप्लीटली ये पूरा का पूरा जो हमारा ट्रायंगुलर लॉ है उसके ऊपर है कि दो साइड्स जा रही है तो तीसरी साइड अगर ऑपोजिट है तो वो रिजल्टेंट है, और अगर सेम ऑर्डर में हो गई तो वो रिजल्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे ऑपोजिट थी तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट थी। तो उसके बेसिस पे हमने ये इक्वेशन निकाल दी, ठीक है। फिर हमको इन दोनों वेक्टर्स की हमने सेम वही फॉर्मूला लगाया जो हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में पढ़ा था। अगर आपको वैसे नहीं करना तो ट्रायंगुलर लॉ लगा के भी हमने ये इक्वेशन सॉल्व कर दी। अब यहाँ पे OG निकालना है, OH निकालना है, आपको सिंपली कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन से प्लेन में ये है। हमने दोनों इक्वेशन निकाल दी और वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन जो मैं अभी करवा रही हूँ, और वो जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ है। सो दिस इज द क्वेश्चन में हमको गिवन है 3 वेक्टर्स P, Q and R आर शोन इन द फिगर। ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है एंड वेक्टर R, ओके। ये जो वेक्टर है दिस इज वेक्टर R आर शोन इन द फिगर। लेट S be any point, दिस इज द S be any point on वेक्टर R। ये वेक्टर R है, इसी के ऊपर हमारा पॉइंट क्या है, S है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड B, मतलब P और B के डिस्टेंस विच इज P और S की डिस्टेंस विच इज PS वेक्टर कितना गिवन है, B और रिजल्टेंट R वेक्टर। फाइंड रिलेशन अमंग P, Q एंड S। हमको P, Q एंड S के बीच में रिलेशन निकालना है। सबसे पहले आप देखो आपके पास दो ट्राइंगल है, अब दोनों ट्राइंगल का इक्वेशन लिख दो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल OPQ, मतलब ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, मैं इसकी बात कर रही हूँ। अब आप यहाँ पे देखो इसकी एरो, ये एरो मैंने मेरी साइड से नहीं लगाई, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, इसलिए मुझे ये चीज़ पता पड़ी। ये हमको एरो इस साइड गिवन है, ये इस साइड गिवन है और ये इस साइड गिवन है। तो आप देखो कि कौन सी एरो ऑपोजिट ऑर्डर में है। ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, लेकिन ये ऐसे नहीं जाके ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब ये वाली ऑपोजिट ऑर्डर में, और जो ऑपोजिट ऑर्डर में होती है वो क्या होती है, रिजल्टेंट होती है, सम होती है। तो मैं लिख सकती हूँ OQ इज सम ऑफ OP प्लस PQ, लिख सकती हूँ। और OQ की वैल्यू मेरे को दे रखी है Q, OP की वैल्यू P प्लस PQ की वैल्यू है R। ये हमको पता है, हम इसको ले देते हैं इक्वेशन नंबर, या फिर हम लोग R की वैल्यू निकाल देते हैं। R इक्वल्स टू जाएगा Q माइनस P। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल की, इसकी बात करते हैं। हमको S लेना है तो हम लोग इसकी बात करेंगे। ये ट्राइंगल हो जाएगा OPS, ट्राइंगल OPS। अब इसके अंदर आप देखो ये डायरेक्शन ऐसे जा रही है तो ये डायरेक्शन भी ऐसी ही होगी, और इसमें भी सेम चीज़ आ रही है, ऐसे इसकी डायरेक्शन ऐसे, और ये ऐसे नहीं आके ऐसे जा रही है। इसका मतलब ये वाली वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये सम होगी दोनों का। जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है वो रिजल्टेंट वाली होती है, सम होता है वो। तो इसको हम लोग लिख देंगे इसको हम लोग लिख देंगे OS इक्वल्स टू सम ऑफ OP प्लस PS, ठीक है। अब आप देखो OS की वैल्यू दे रखी है S वेक्टर, OP की वैल्यू हमको पता है P वेक्टर है, और PS की वेक्टर की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है विच इज B मॉड्यूलस ऑफ R। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं ये जो R है ना, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ, तो मैं लिखती हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ये जो S वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, P एज इट इज रहेगा प्लस B, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, R की जगह Q वेक्टर माइनस P वेक्टर हो जाएगा। इसको हम लोग लिखते हैं S इक्वल्स टू P प्लस BQ माइनस BP। अब यहाँ पे आप P वाला वेक्टर कॉमन ले सकते हो, तो हो जाएगा P कॉमन ले लिया मैंने, तो हो जाएगा 1 माइनस B प्लस BQ। ये हो जाएगा हमारा रिलेशन, क्योंकि हमको किस में रिलेशन पूछा है, P Q एंड S में। P भी है, Q भी है, P भी है, Q भी है, S भी है, तो ये हमारा हो जाएगा रिलेशन। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। वेक्टर में ना 2 टाइप के क्वेश्चन बनने की सबसे ज़्यादा चांसेस है। सबसे पहला क्वेश्चन जो R वाला फॉर्मूला R इक्वल्स टू A प्लस B प्लस 2AB कॉस थीटा स्क्वायर लेना है, अगर आप रिजल्टेंट की बात कर रहे हो तो वो फॉर्मूले पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। और दूसरा आपको ट्रायंगुलर लॉ लगा के, पैरेललोग्राम लॉ लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना, एरोस को देख के कौन से रिजल्टेंट
वेक्टर होगा, कौन से दूसरे वेक्टर्स होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं। तो ये 2 मेजर क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं। इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन आ पाएंगे तो वो डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये सब आएगा, विच इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर आपने मैट्रिक्स फॉर्मूला से प्रैक्टिस करेगी तो वेक्टर प्रोडक्ट तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो बस वेक्टर्स के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके अलावा अगर आपको कोई न्यूमेरिकल्स मिलते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, देखो मैं 1000 न्यूमेरिकल्स करवा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता आपको किस में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मे बी जो मैं ये करवा रही हूँ वो आपको ईजी लग रहा है और जो नहीं करवा रही वो टफ लग रहा है। तो प्लीज़ आप मुझे पहले चेक करके बताना कि मुझे इस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है। आप मुझे उसका फ़ोटो लेके, इमेज करके मुझे कमेंट्स में डाल सकते हो या फिर टाइप भी कर सकते हो, तो मैं उसका सोल्यूशन शॉर्ट्स में और डेफिनेटली अपलोड करूँगी। तो अगर आपको इसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। तो यहाँ पे हमारा वेक्टर तो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत लोगों को काफ़ी टफ भी लगता है। अगर नए नए आप लोग 11th क्लास में आ रहे हो तो आपको ये चीज़ बहुत टफ लगती है यार, प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत टफ है। तो अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।